Assalamualaikum. So let's start the ninth module for your ninth जो टॉपिक है आपका मेजर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। पीएमसी की तरफ से आपको ये उसके सब टॉपिक्स है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड कि ये फिनोमेना है क्या, कंसिडर कि आपके पास एक मेटल वायर है, उसका कंडक्टर है, उसका एक क्लोज्ड सर्किट पाथ है। ठीक है, लेट्स से कि आपके कॉइल है मे बी जो कि क्लोज्ड पाथ में कनेक्टेड है। ठीक है, मे बी उसके दोनों एंड्स के थ्रू एक रेजिस्टर कनेक्टेड है या मे बी वो गैल्वेनोमीटर से या एमीटर से कनेक्टेड है। ठीक है, मेक श्योर कि उसका पाथ क्लोज है ताकि आपका करंट उसमें से सर्कुलेट कर सकता हो। ठीक है, तो जब आप ऐसे वायर के जो सर्किट है इसको अगर आप किसी मैग्नेट के या इलेक्ट्रोमैग्नेट के करीब लेके आए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस के जो मेटल के जो आपकी वायर है उसको मैग्नेट के फ्लक्स को कट करना होगा, उसके साथ इंटरेक्ट करना होगा एंड वो आपने मोशन में रखना है उनको। मतलब ये कि स्टेशनरी अगर पड़ेंगे तो आपको कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, मोशन में हो ताकि आपके पास फ्लक्स जो है वो काट कर इंटरेक्ट करके आपके वायर के थ्रू से गुजरे। ठीक है, तो जब ऐसा होगा ना तो जो आपकी वायर होगी ना, जो आपका कनेक्टर पाथ होगा उसके अंदर ना एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो Faraday's law states that the magnitude of induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux linkage। तो जो फ्लक्स बेसिकली जिसमें मैंने कहा था इंटरेक्ट किया है उस मेटल सरफेस के साथ ना, तो बेसिकली वो फ्लक्स जो काट रहा है उसको वर्ड टेक्निकली फ्लक्स लिंकेज का देते हैं। ठीक है, और कितनी उसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है इस पे डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, so magnetic flux linkage is basically the product of n, that is the number of turns of the coil। तो अगर आप उस वायर की जगह कोई, मैंने आपको कहा कॉइल हम यूज कर सकते हैं, अगर हम कॉइल यूज करें और उस कॉइल के n टर्न्स हैं, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लेट्स से वो फाई है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगी n टाइम्स डेल्टा फाई और डेल्टा टी। ठीक है, माइनस का साइन जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वो आ रहा है। वो क्यों आ रहा है ये हम लेंजेस लॉ में जाकर जरा समझेंगे, लेकिन that is the expression for the induced EMF due to the electromagnetic induction। ठीक है, किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, जो फाई है वो ऑब्वियसली बी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो डेल्टा टी यानी कि कितनी डेल्टा फाई और डेल्टा टी क्या चीज है, बेसिकली स्पीड मोशन ऑफ द मैग्नेट या मोशन ऑफ द आपका जो कॉइल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि दोनों चीजों में से कोई एक चीज, एक स्टेशनरी बेशक हो, दूसरी मूव कर रही हो, या दोनों में बेसिकली फ्लक्स जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना चाहिए। ठीक है, और लास्टली दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जितना नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, ये आपके पास एक उसकी सिंपल असेंबली बन गई जो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि एक मैग्नेट है और आपके पास ये क्लोज्ड पाथ वाले मेटल सरफेस वायर है। ठीक है, और आपका जब ये मैग्नेट उसके थ्रू गुजरेगा तो बेसिकली फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो उसकी फील्ड लाइंस है वो बेसिकली काटेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, क्रॉस करेंगी, लिंक करेंगी वायर के साथ जो कॉइल की वायर है। ठीक है, और एज अ रिजल्ट उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, लेंजेस लॉ, लेंज एक साइंटिस्ट का नाम है लेंज। ये क्या कहते हैं, ये फरमाते हैं कि जी के द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। इट्स काइंड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो जो मोशन का था कि एक्शन एंड रिएक्शन बेसिकली आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, या फिर वो जो होता है कि फोर्स दैट ए if a force acts on B from A, तो then equal and opposite force will act on A from B, but opposite in direction होगी वो force। ठीक है, it's exactly in accordance with that। So ये क्यों ऐसा है, it is because of the law of conservation of energy। इसको इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि देखो अगर आपके पास जिस तरह जो कॉइल आपका जो फर्स्ट डायग्राम फॉर इंस्टेंस हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपका जब नॉर्थ पोल की तरफ से जो फ्लक्स है वो जब यानी कि नॉर्थ पोल अगर आप कॉइल के अंदर इंसर्ट करें, मोशन मूव करा के लेके आए, ठीक है, तो होगा क्या कि फ्लक्स लिंकेज होगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट उसमें से आपकी कॉइल में से
करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और जब करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो की वजह से, कॉइल में करंट के फ्लो की वजह से, हमने लास्ट मॉड्यूल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थी, हमने उसमें पढ़ा था कि अगर कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा हो तो करंट कैरिंग कॉइल बेसिकली, तो उसके अंदर भी एक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से, उसमें उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो उसकी डायरेक्शन कैसे निकलती है कि अगर आप फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपके पास नॉर्थ पोल जो है वो थंब की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल को बताएगी, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर आपका नॉर्थ पोल इस तरह से इंसर्ट किया जाए तो नॉर्थ पोल ही उसको फेस करेगा, ठीक है। ये लेंज़ेस लॉ की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। और अब इससे 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 क्या आप इंप्लीकेशन निकाल सकते हैं, इससे हम ये चीज रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो जब दो नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं ना, एक चले परमानेंट मैग्नेट का और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है, तो नॉर्थ पोल से दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने अभी भी और फ्लक्स लिंकेज करवानी है ना, दैट मीन्स कि आपको बेसिकली मैग्नेट को और मूव करवाना होगा टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द कॉइल, सो यू हैव टू अप्लाई फोर्स, ठीक है। और अगर ऐसा ना होता, लेट्स से अगर ऐसा ना होता और अगर आपका यहाँ जो कॉइल का नॉर्थ के बजाय यहाँ पे साउथ पोल बन जाता, तो क्या होना था? तो तब ये होना था कि आपके पास नॉर्थ और साउथ ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना था और कॉइल के अंदर उसने जो मैग्नेट है उसने उसको अट्रैक्ट करके ले जाना था, और जब उसने ऑपोजिट तरफ जाना था तो वहां पे नॉर्थ पोल बन रहा होना था, ठीक है। यानी कि अगर इस यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर ऐसा ना होता, अगर यहाँ नॉर्थ ना होता तो यहाँ साउथ बन जाता और यहाँ नॉर्थ बन जाता, ठीक है। तो होना क्या था कि जब ये नॉर्थ पोल इधर से एंटर होता तो साउथ में तो उसको अट्रैक्ट करना था, तो मैग्नेट इसके अंदर चले जाना था, और जब यहाँ पे नॉर्थ की तरफ आता तो नॉर्थ को उसको रिपेल करना था, तो यहाँ से वो बाहर आ जाता, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता विदाउट सप्लाइंग एनी एनर्जी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अगेंस्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स आपकी जो है वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो दैट इज द लेंज़ेस लॉ। यहाँ पे इसका सेकेंडली अगर आप ये टुवर्ड्स, इसका मोशन टुवर्ड्स द कॉइल है, तो उस केस में आपके पास इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ बनता है, ठीक है। तो ये हमने तो समझाने के लिए कहा था, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर आप मैग्नेट का मोशन अवे फ्रॉम द कॉइल करो तो चेंज को रेजिस्ट करेगी, ठीक है। ये इसको ध्यान में रखना, चेंज को रेजिस्ट करेगी ये आपकी जो असेंबली है। तो यहाँ पर आपके पास पहले यहाँ नॉर्थ बना था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ साउथ पोल बन जाएगा और आपके करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट में स्टार्ट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इंडक्टर की यहाँ पे साथ बात कर रहे हैं, कॉइल की बात कर रहे हैं और आगे ट्रांसफॉर्मर्स की बात हो रही है। तो जस्ट कैपेसिटर आया था तो हमने बात की थी कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है ना वो हाफ CV स्क्वायर होती है, ठीक है। where C is the capacitance, V is the voltage across the two you can say जो उसके जो प्लेट्स ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर है ना, ऑलरेडी इस टॉपिक का हिस्सा नहीं, लेकिन अगेन ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आ जाए तो ऑब्वियसली इंसान को फिर परेशानी ही होगी, ठीक है। तो हाफ LI स्क्वायर, वेयर I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर है और L इज द इंडक्टेंस ऑफ दैट इंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात भी कर दूं कि जो आप अगर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर्स का बनाए ना, तो एग्जैक्टली वो रेजिस्टर्स की तरह उनका ओवरऑल इक्विवेलेंट निकलता है, ठीक है। अगर दो इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है ना तो उनकी इंडक्टेंस एड अप हो जाएगी, और अगर दो इंडक्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली वो उस पर भी अप्लाई होता है। तो इंडक्टर्स बेसिकली वो उस पर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अगेन ये जनरल नॉलेज भी तो नहीं, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। MCQ. Okay, now let's move on to electric AC generators. So जो इसकी जो AC जनरेटर है उसकी असेंबली एग्जैक्टली AC मोटर जैसी ही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फर्क ये होता है कि जो AC मोटर होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो अपने रोटर को रोटेट करती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है उसका रोटर को रोटेट किया जाता है तो अपने जो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उधर से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है।
तो जनरेटर क्या चीज है? जनरेटर का डिवाइस जिसके अगर रोटर को रोटेट किया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने एरिया के उसके जो टर्मिनल्स है, उसके जो कनेक्टिंग कनेक्टिंग टर्मिनल्स है, उनके क्रॉस वो उनके थ्रू करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, वोल्टेज वहां पे आपको ईएमएफ बेसिकली प्रोड्यूस होकर वहां पे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर का डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एग्जैक्टली वही बात लगी है कि एट द हार्ट ऑफ बोथ मोटर जनरेटर्स देयर इज अ वायर कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एग्जैक्टली मैंने आपको बात समझा दी। सो जब आप मैकेनिकली इंडक्टर के कॉइल की आपकी जो उसकी रोटर कॉइल होती है, अगर आप उसको रोटेट करते हो जब, तो वो आप इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो रोटेट हो रही होती है। ठीक है, जब ये एग्जैक्टली आपके पास अब वहां क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद है और आपका कंडक्टर रोटेट हो रहा है, या कंडक्टिंग क्लोज पाथ जो है ना, वो आपके जो कॉइल है क्लोज्ड एनक्लोज्ड पाथ वाली कॉइल वो रोटेट हो रही है, तो ऑब्वियसली आपके फ्लक्स लिंकेज होगी दोनों के दरमियान में, फ्लक्स को काट काट के कंडक्टर मूव कर रहा होगा, तो एज अ रिजल्ट आपके कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है एसी जनरेटर्स का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। ठीक है, इट यूटिलाइजेस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू जनरेट ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो इक्वेशन है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये अगेन इक्वेशंस है, तो आपको इस तरह का आना चाहिए। ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का ई इक्वल्स टू ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ओमेगा ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कि कितनी तेजी से आपका जो कॉइल है वो रोटेट कर रही है। A is the area of cross section of that surface area of that coil, या जिसका area of cross section आप कह लें। ठीक है, अगर स्क्वायर में तो लेंथ क्रॉस बिट्स जो के हो जाएगा। ठीक है, B is the strength of magnetic field and sin theta, theta is the angle जो कि आपके A और B के दरमियान बन रहा होगा। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मर्स पर लास्टली मूव करते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस दैट एक्चुअली used that is utilized to change the amplitude of AC voltage। उसके जो अगर आपको प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे आप लेट्स से कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने उसको स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं वोल्टेज को। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपको इस तरह कॉमन नॉलेज में आपको होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो एक खास पोटेंशियल के ऊपर, एक खास वोल्टेज के ऊपर, ईएमएफ के ऊपर जनरेट करती है, और इसके बाद उसको ट्रांसमिट करने के लिए ओवर द कंडक्शन जो आपकी जो लाइंस बिछी होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसफर करने की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और आपका ये जो होता है, इसके ये ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से आपके वोल्टेज को जो कि इनपुट पे आ रहा होता है ट्रांसफॉर्मर के, बहुत हाई स्टेप अप कर दिया जाता है। और देन अगेन आपके घरों के करीब जो ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं वो हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके आपको आपके घरों तक आपको जो बिजली है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब ये कि आपके पास फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इसकी एक प्राइमरी कॉइल है, एक इसकी सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान में आपके पास कोर मटेरियल है जो कि आयरन या सॉफ्ट आयरन या आयरन टाइप का मटेरियल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है कि फ्लक्स लिंकेज आप इंश्योर करते हो कि मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स पे उस आयरन कोर के थ्रू मूव करके आपके सेकेंडरी से प्राइमरी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आपका बेसिकली एक कॉइल से फ्लक्स दूसरी कॉइल तक ट्रांसमिट हो जाता है, लिंक हो जाता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास जो एक कॉइल की वजह से फ्लक्स में चेंज आती है वो दूसरी कॉइल में ट्रांसफॉर्म होती है, और जो फ्लक्स का जो जब लिंकेज होती है फ्लक्स में जब चेंज आती है तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर की टर्न्स रेशियो इक्वेशन है, वीपी ओवर वीएस इक्वल्स एनपी ओवर एमएस। ठीक है, और आपके पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी वोल्टेज जो होता है दैट इज ऑलवेज हायर देन प्राइमरी वोल्टेज, तो वीएस इज ग्रेटर देन वीपी।
तो अगर आप इसी ऊपर जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है, जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो इक्वेशन है, अगर आप इसमें इसको ऑब्जर्व करो तो ऑब्वियसली आपका एनएस जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन एनपी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन वीपी एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इज गोइंग टू बी लेस देन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है, ठीक है। दैट मींस जो इसकी इनपुट पावर है वो उसकी आउटपुट पावर हो जाएगी। तो इनपुट पावर क्या होती है? करंट इनटू वोल्टेज। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो करंट, प्राइमरी करंट मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी वोल्टेज, ये इनपुट पावर है, और सेकेंडरी वोल्टेज टाइम्स सेकेंडरी करंट, दैट इज योर सेकेंडरी पावर, ठीक है, आउटपुट पावर, ठीक है। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसकी ये दोनों पावर एक दूसरे की इक्वल होंगी, ठीक है। तो आपकी जो टर्न रेशियो है जो कि वोल्टेज के लिए यूज होती है, वो फिर ट्रांसफॉर्म होके आपके पास क्या बन जाएगी? एनएस ओवर एनपी इक्वल्स आईपी ओवर आईएस, ठीक है। ये इस पे इनवर्स का रिलेशन अगर आप देखो तो यहाँ वीपी और एनपी न्यूमिनेटर में आ रहा है और वीएस और एमएस डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एनएस और आईपी न्यूमिनेटर में और एनपी और आईएस डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो करंट के एतबार से भी याद रखना, ओके, इंपॉर्टेंट है ये। एफिशिएंसी का फॉर्मूला एग्जैक्टली इसका ये है, इंपॉर्टेंट है जी। सोर्सेज ऑफ पावर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एडी करंट, ठीक है। एडी करंट्स आपके वो करंट होते हैं जो कि कोर मटेरियल भी तो देखो आपका मेटल ही है, और उसके अंदर उसका भी एक एनक्लोज्ड पाथ बन रहा है, ठीक है। तो जो फ्लक्स उसके उस मेटल को भी तो फ्लक्स काट के गुजरेंगे, उसके साथ जो लिंकेज बनाएंगे, तो नेचुरली इस कोर के अंदर इटसेल्फ करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो उससे ऑब्वियसली आपका कोर हीटअप हो जाता है, और जब कोर हीटअप हो जाता है आपका एनर्जी लॉस, बेसिकली हीट की फॉर्म में आपका एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसका ये है कि आप इंस्टेड ऑफ दिस के आप एक सॉलिड ये स्क्वायर ब्लॉक यूज करो, ये जो आपका ये हॉलोड स्क्वायर ब्लॉक है, व्हाट इज रिकमेंडेड इज इसके आप मल्टीपल शीट्स यूज करते हैं, ठीक है, आयरन की, और उनको आपस में उनके दरम्यान में लेमिनेशन शीट्स बिछा देते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो है ना वो करंट जो इनमें अगर बिल्डअप भी हो तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में बिल्डअप हो, ज्यादा ना हो, ठीक है। और सेकंड इज द हिस्टेरिसिस लॉस। ये आपकी जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनके अक्रॉस टाइनी डोमेन्स होती हैं, कि जब उनके अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो अपने अपने उनके जो एटम्स है वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में अपने आप को सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा वो, और ऑब्वियसली उन एटम्स को उस ओरिएंटेशन में सेट करते हुए ऑब्वियसली एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है। और जब आपके पास क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज का पास जब ऑपोजिट होता है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनके क्रॉस आ रही है तो वो भी ऑपोजिट हो जाती है, तो डोमेन्स को फिर अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हर अल्टरनेटिंग करंट के हर साइकिल के ऊपर आपकी डोमेन अपने आप को बार बार रीअरेंज कर रही होती है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लॉस हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हिस्टेरिसिस। तो इसको हिस्टेरिसिस कहते हैं, ठीक है। So this is it from this topic. Let's wind it up. Again, make sure to keep on practicing from the portal of Tabir Academy, and make sure कि आप वो practice notes को make sure करें कि आप notes को at least पढ़ के एक बार जरूर MCQs की तरफ जाएं। मोस्ट स्टूडेंट्स करते ऐसे ही है कि विदाउट प्रेपरेशन MCQs को अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो इस चीज को भी मद्देनजर रख कर पोर्टल के अंदर ये कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, लेकिन खास तौर पे जिस तरह आपका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन का जो आपका फीचर है पोर्टल के अंदर, लेकिन स्टिल मेक श्योर कि आप नोट्स के ऊपर भी तवज्जो दें फर्स्टली, ठीक है। थैंक यू।